हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम फिर से लेके आए हैं मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश में हम रजिया सुल्तान के बारे में देख रहे हैं। रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली के तख्त पर बैठी थी। यहाँ से हमने इससे पीछे का जितना भी गुलाम वंश का विवरण था हमने अपलोड कर दिया। आप हमारे चैनल पर वो क्लासें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये जो क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी SSC, यूपी SI, यूपी पुलिस, RO ARO, यूपी PCS, ठीक है, SSC SSC GD, SSC MTS, अन्य इत्यादि जो भी वनडे एग्जाम्स होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं। हम ये विस्तार से क्लासें लेके आए इतिहास के बारे में। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास है रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी है उसके आगे की। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम अंतिम मुस्लिम महिला शासका थी। याद रखना, यहीं जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। अंतिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर कब बैठी, 1236 में। रजिया सुल्तान ने दिल्ली के तख्त पर कितने समय तक, कब से कब तक राज्य किया, तो 1236 से 1240 तक उसने राज्य किया। अब बढ़ते आगे। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुष वेशभूषा, कुबा, कोट या कुला, टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी। वह हाथी पर चढ़कर जनता के बीच में जाना शुरू किया उसने। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। ठीक है, यहाँ तक रजिया सुल्तान के बारे में बातें हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सिंहासन में बैठते ही रजिया ने कूटनीति से काम लिया और अमीर वर्ग में फूट डलवा दी। मतलब अमीर वर्ग यहाँ पर उसके साथ गेम खेल रहा था ना, तो उसने अमीरों के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। और क्या किया कि अमीर वर्ग में फूट डाल दी। और रजिया ने अबीसिनिया के निवासी एक गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और उसने अमीर खासूरतत अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। तो याकूत को क्या किया उसने, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त दे। इससे अमीर वर्ग नाराज हो गए। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी। भाई जैसे ही रजिया सुल्तान ने याकूत को ज़्यादा उसे वो प्राथमिकता दे दी और उसे अश्वशाला का प्रधान बना दिया, तो बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने उस पर याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। लो, ये घटना यहाँ पर घटित हो गई। रजिया गुलाम बन गई, रजिया को बंदी बना लिया गया। अब देखिए रजिया भी कर्रा वाला गेम खेलने वाली है। रजिया ने क्या किया, रजिया ने कूटनीति और दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली। जैसे ही अल्तुनिया ने रजिया को गुलाम बनाया तो रजिया ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया और तुरंत ही अल्तुनिया से शादी कर ली। इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हत्या ली। अब देखिए अल्तुनिया बठिंडा चली गई। बठिंडा वहाँ पर युद्ध किससे हो रहा था, अल्तुनिया से। अल्तुनिया से शादी कर ली। अब दिल्ली के तख्त का आ ना पाई तो उसने क्या किया कि जो इल्तुतमिश का पुत्र था उस आराम शाह से छोटा बहराम शाह, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और बठिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया पर रजिया सुल्तान को हराकर उसका वध कर दिया गया। यहीं पर रजिया सुल्तान का चैप्टर फिनिश हो जाता है। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों यहाँ पर मारे जाते हैं और 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान का चैप्टर क्लोज। अब यहाँ से अब आगे देखते हैं अल्तुनिया के कार्य एवं उसकी मूल्यांकन कर रजिया सुल्तान ने कैसे शासन व्यवस्था चलाई। अब देखिए दिल्ली की तख्त पर बहराम शाह बैठ जाता है। अब रजिया सुल्तान का मूल्यांकन। रजिया सुल्तान ने लगभग 3 साल 6 माह राज्य किया। बेचारी झगड़ों में फंसी रही, राज्य कहाँ से कर पाती। शासन किया वह अत्यंत सफल शासिका थी जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय बिगड़ी स्थिति को संभाल दिया था। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक, योग सेनापति थी। इतने सारे उसके अंदर गुण थे। वह कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी
थी। शासक का कूटनीतिक होना बहुत जरूरी है। जब तक शासक कूटनीतिक नहीं होगा तब तो शासन व्यवस्था चलाने में सफल नहीं हो सकता। ये सारे गुण रजिया सुल्तान में कूट कूट के भरे हुए थे। आगे बढ़ते रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या मंडी परिषद की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी क्लास से जरूर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जोड़िए। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिटेल से मिल रहे हैं। यूट्यूब पर कोई भी फ्री में नहीं देने वाला है। कुछ 2-4 क्लासें चलेंगी डेमो के लिए, फिर उसके बाद सब बंद हो जाएगा, आप भटक जाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सारी जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते तब आपके साथ रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रैक्टिस कराएंगे, सारा सिलेबस कवर कराएंगे। आप हमसे जुड़ जाइए केवल। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसकी स्त्री होना उत्तरदायी है। ठीक है, अगर वो स्त्री न होती तो उसे कोई हरा नहीं पाता। मिनाज लिखता है भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया महिला इसीलिए उसे असफल होना पड़ा। अगर वो पुरुष होती तो बहुत बड़ी शासक सिद्ध होती। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए थे। अब देखिए एल फिल्स्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती उसका नाम भारत के महान शासकों में होता। यहाँ तक रजिया के बारे में बात हो जाती है। अब बढ़ते हैं। देखिए रजिया सुल्तान तो मार दी गई है, रजिया का वध कर दिया गया। अब बहराम शाह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया है। 1240 से आगे की कहानी शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है, स्ट्री चल रही है, बहुत अच्छी स्ट्री चल रही है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इन क्लासों का आनंद लीजिए तथा लाभ उठाइए। देखिए अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने हेतु तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन नायब मुमलकत की स्थापना की जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। अब देखिए जो भी तुर्क के अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, अपने सत्ता को सुरक्षित करने के लिए नवीन पद, एक नया पद सृजित किया जिसका नाम था नायब ए मुमलकत। ठीक है, नायब ए मुमलकत की स्थापना की जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षक के समान था, मतलब इसके पर्दे के पीछे कौन थे, तुर्क के अधिकारी थे और यहाँ पर नायब ए मुमलकत राज्य करेगा। इसके जो भी डायरेक्शन रहेगा, दिशा निर्देशन किसका रहेगा, तुर्क अधिकारियों का रहेगा। सर्वप्रथम यह पद नायब रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता एतगीन को मिला। देखिए एतगीन ने ही रजिया के खिलाफ सारे षड्यंत्र रचे। अब ध्यान रखना, जो भी आराम शाह था या उसकी माँ थी, उनके पीछे राज इसी का था, एतगीन का। एतगीन ने ये भिड़ंत कराई। अब एतगीन देखो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य का सर्वेसर्वा बन गया और बहरम शाह को तो नाम के लिए क्या बना दिया, दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया। एतगीन इस प्रकार वास्तविक सत्ता 3 दावेदारों में थी। अब देखिए बहरम शाह के पास कुछ नहीं है, सारी शक्तियाँ 3 शासकों के पास है, सुल्तान, नायब और वजीर। ये 3, पहले एक व्यक्ति होते 3 लोगों के हाथ में सारी शक्तियाँ आ गई। शासन व्यवस्था की जो भी शक्तियाँ थी वो किस में आ गई, 3, सुल्तान, नायब और वजीर। ये 3 लोग पूरी शासन व्यवस्था को देखेंगे। अब देखिए उसके शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था कब, 1241 ईस्वी में। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अलाउद्दीन मसूद शाह। अब देखिए उसका चैप्टर क्लोज हुआ किसका, रजिया सुल्तान के भाई का, दूसरे वाले भाई का। अब अलाउद्दीन मसूद शाह, बहरम शाह का चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इसका शासन रहता है, 4 साल के लिए ये आ जाता है। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। सुल्तान एक नाम मात्र का व्यक्ति रह गया था। बलबन अमीर खाजिम के पद पर नियुक्त था, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। अब देखिए बलबन का ग्रो हो रहा है, बलबन ग्रोइंग कर रहा है। बलबन अब शासन व्यवस्था का महत्वाकांक्षी है, वो शासन व्यवस्था आने चाहता है क्योंकि जो 40 सदस्य हैं,
40 सदस्यों के में से एक सदस्य बलबन भी है, और बलबन एक योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति है जो बहुत ही कूटनीतिज्ञ है। जबकि अलाउद्दीन मसूद तो एक नाम मात्र का शासक, उसके पीछे तो जो 3 सदस्य उनका रोल रहता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक यह मधुर धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करता था। ठीक है। इस और मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तगागत ए नासरी में उसे समर्पित की। उसके शासन में मुख्य काजी के पद पर था। क्या है, देखो, वह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबाकत ए नासरी उसे ही समर्पित की थी। आगे बढ़ते आगे। उसके शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर था कौन? ये जो नासरी का लेखक था मिन्हाजुद्दीन सिराज। बाद में षड्यंत्र उसको भी शासन से हटा दिया गया। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। ठीक है ना। देखिए, बलबन पीछे से रोल प्ले कर रहा है और बलबन धीमे धीमे बढ़ रहा है, वो शासन व्यवस्था की तरफ आ रहा है। और 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ ही नायबे मुमक्कलत पद दिया गया। अब जो 3 पद होते थे, तो नायबे मुमक्कलत का पद किसे मिल गया? बलबन को मिल जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था जो बलबन का विरोधी था। इसका नेता इमादुद्दीन रेहान था। रेहान को एक धर्मच्युत शक्ति का अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी आदि कहा जाता था। धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया करता था। ठीक है, क्या करता था? लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम बनाता था। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं सुल्तान घोषित। ठीक है ना। देखिए, 1265 के पर जैसे ही नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो बलबन स्वयं सुल्तान घोषित हो जाता तथा वह उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है और बलबन राज व्यवस्था में अपनी भूमिका स्थापित कर देता है। अब शुरू होता है बलबन का राज्य। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बलबन का जो राज्य है वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, वह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।